नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में निजी स्कूलों और सरकार के बीच दाखिलों को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। भिवानी में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को सरकारी योजनाओं के तहत खाली सीटों की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन निजी स्कूलों ने इसका विरोध करते हुए योजनाओं के तहत दाखिले रोकने की चेतावनी दे दी है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि नीतियों में स्पष्टता और संतुलन जरूरी है, जबकि सरकार का उद्देश्य सभी पात्र छात्रों को शिक्षा का लाभ दिलाना है। इस टकराव के कारण अभिभावकों और छात्रों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़ा फैसला हो सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय की भावना के साथ काम करना है, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना। संत लाधुनाथ जयंती के अवसर पर उन्होंने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दोहराते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य हर वर्ग को बराबरी का अवसर देकर राज्य और देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा मौका सामने आया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में 31 योजना अधिकारियों की संविदा पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने करीब 50,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शहरी विकास योजनाओं को तेजी से लागू करना और विभागीय कार्यों को मजबूत बनाना है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है, जिससे उन्हें अनुभव के साथ साथ बेहतर आय भी मिलेगी। रबी सीजन 2026 के लिए मंडियों में फसल बेचने वाले किसानों के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मंडी में प्रवेश करने वाले वाहनों पर फ्रंट नंबर प्लेट अनिवार्य होगी। साथ ही गेट पास बनवाने के लिए फोटो सत्यापन भी जरूरी किया गया है। इसके अलावा किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। सरकार का कहना है कि इन नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और सही किसानों को ही उनकी उपज का लाभ मिल सकेगा। इससे खरीद प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनेगी। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नूंह, रेवाड़ी, हिसार, जींद, रोहतक और चरखी दादरी के सिविल अस्पतालों में जल्द ही MRI स्कैन की सुविधा शुरू होगी। ये सेवाएं PPP मोड पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे मरीजों को कम खर्च में बेहतर जांच सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी के बाद अब इस योजना को तेजी से लागू किया जाएगा, जिससे लोगों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी और समय पर इलाज संभव हो सकेगा। गुरुग्राम में अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। DTPE ने ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर 89 स्थित एक व्यावसायिक साइट पर स्वीकृत नक्शे से हटकर पिलर और टिन शेड बनाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने कंपनी से जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य शहर में निर्माण कार्यों को नियमानुसार और पारदर्शी बनाना है। हरियाणा में LPG के बाद अब प्रीमियम पेट्रोल भी महंगा हो गया है। राज्य में इसकी कीमतों में 2.35 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। इस बढ़ोतरी से आम लोगों और वाहन चालकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव की संभावना भी बनी हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को कुल 37 में से 32 वोट मिले थे, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने 4 वोटों को जानबूझकर रद्द कर दिया, जिससे भाजपा समर्थित उम्मीदवार को फायदा पहुंचाया गया। हुड्डा ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे फैसलों की जांच नहीं हुई तो चुनावी पारदर्शिता पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा विवाद बन सकता है।
हरियाणा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार की अहम कैबिनेट बैठक 24 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। ये बैठक सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल पर होगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। बैठक में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे, जहां राज्य से जुड़े विकास कार्यों, नीतियों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और फैसलों पर सबकी नजर बनी हुई है। हरियाणा के अंबाला में सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदलने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए शिक्षा विभाग ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 1 अप्रैल से स्कूलों में दाखिला अभियान शुरू होगा, जिसमें इस बार खास लक्ष्य रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ा जाए। इसके लिए शिक्षकों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। वे घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करेंगे और बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाएंगे। विभाग का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और भरोसा भी मजबूत होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के बाद पहली बार अपनी कुलदेवी के दरबार में पहुंची। उन्होंने हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी स्थित मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में परिवार सहित दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले उनके पति मनीष गुप्ता ने यहां मन्नत की चुनरी चढ़ाई थी और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने आकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने भजन संध्या में भी हिस्सा लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। ये दौरा आस्था और परंपरा से जुड़ा खास पल माना जा रहा है, जिसने लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया है। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा चुनावी प्लान तैयार किया है। पार्टी ने प्रचार को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतारने का फैसला किया है। दोनों नेता राज्य में कई रैलियां और जनसभाएं करेंगे, जिससे पार्टी को मजबूत बढ़त दिलाने की कोशिश की जाएगी। भाजपा इस बार केरल में अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज करने के लक्ष्य के साथ आक्रामक रणनीति अपना रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बड़े चेहरों की सक्रियता से वोटरों पर असर पड़ेगा और चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है और इसके लिए नए निवेशकों की तलाश तेज कर दी गई है। फिलहाल कंपनी में सरकार की करीब 49% हिस्सेदारी है, जिसे कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। खबर है कि एक अमेरिकी फंड हाउस ने इसमें निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई है, जिससे डील आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने कंपनी को निवेशकों की तलाश का दायरा बढ़ाने को भी कहा है, ताकि फंडिंग आसान हो सके और कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो। अगर ये सौदा सफल होता है तो वोडाफोन आइडिया को बड़ा सहारा मिल सकता है और टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी और तेज हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब धामी सरकार की नजरें दायित्व वितरण पर टिक गई हैं। सरकार जल्द ही 26 भाजपा नेताओं को विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों, आयोगों और समितियों में जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी में है। इस कदम के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को संतुलित करने की रणनीति अपनाई जा रही है। पार्टी संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है, जिससे कई नेताओं की किस्मत खुलने वाली है। पंजाब में आलू किसानों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। फसल तैयार होने के बावजूद किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे, जिससे उनकी लागत तक निकलना मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि छोटे किसान मजबूरी में अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में बेचने से भी नुकसान हो रहा है। वहीं बड़े किसान किसी तरह अपनी उपज को कोल्ड स्टोरेज में रखवा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। इस स्थिति ने किसानों की आर्थिक परेशानी बढ़ा दी है और सरकार से राहत की मांग तेज हो गई है। टाटा मोटर्स में समय से पहले वेतन समझौता होने के बाद अब टाटा स्टील के कर्मचारियों में भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। टाटा स्टील में 1 जनवरी 2025 से वेतन समझौता लंबित है, जिससे कर्मचारियों और यूनियन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारी और कमेटी सदस्य अब यूनियन से जल्द समझौता कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ओल्ड और न्यू सीरीज ग्रेड को एक करने का सुझाव भी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि टाटा मोटर्स के समझौते के बाद अब टाटा स्टील यूनियन पर भी तेजी से निर्णय लेने का दबाव बनेगा, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
देश में ग्रीन स्टील की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। टाटा स्टील ने लुधियाना में भारत का पहला स्क्रैप आधारित ग्रीन स्टील प्लांट शुरू किया है। करीब 3200 करोड़ रुपए के निवेश से बने इस प्लांट में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF तकनीक का उपयोग होगा, जिससे हर साल लगभग 0.75 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया जा सकेगा। इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें कबाड़ यानी स्क्रैप से स्टील तैयार किया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन काफी कम होगा और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। ये पहल भारत के 2045 तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही ये प्रोजेक्ट स्टील इंडस्ट्री में आधुनिक और टिकाऊ उत्पादन की दिशा में एक बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ की एक मजेदार रील खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में उन्होंने अपने पिता की नरेंद्र मोदी के प्रति दीवानगी और उनकी चीनी खाने की आदत का दिलचस्प अंदाज में जिक्र किया। युवराज ने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की कि वे मन की बात में उनके पिता को चीनी कम खाने की सलाह दें। इस पर पीएम मोदी की तरफ से भी हल्के फुल्के अंदाज में जवाब मिला, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। यूजर्स इस मजेदार बातचीत पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिससे ये कंटेंट और भी ज्यादा चर्चा में गया है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग IML के दूसरे सीजन का जल्द आगाज होने जा रहा है, जिसमें एक बार फिर दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और क्रिस गेल जैसे स्टार खिलाड़ी इस लीग में खेलते दिख सकते हैं। इस सीजन में कुल 6 टीमों के बीच मुकाबला होगा, जिससे टूर्नामेंट और भी रोमांचक बनने वाला है। फैंस को एक बार फिर अपने पसंदीदा दिग्गज खिलाड़ियों को एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। IML का ये सीजन न सिर्फ मनोरंजन से भरपूर होगा, बल्कि पुराने क्रिकेट सितारों की वापसी से क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। 21 मार्च 2026 को प्रीमियम पेट्रोल 2.09 से 2.35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। वहीं औद्योगिक उपयोग वाला डीजल करीब 22 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गया है। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए मिलने वाला सामान्य पेट्रोल और डीजल अभी भी पहले की तरह स्थिर है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल कंपनियां रोजाना कीमतों की समीक्षा करती हैं, इसलिए अलग अलग शहरों में रेट में थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। फिलहाल दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतें मई 2022 से लगभग स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए आने वाले समय में बदलाव संभव है। इसलिए वाहन चालकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने शहर के ताजा रेट नियमित रूप से चेक करते रहें। क्रिकेट फैंस के लिए शानदार खबर सामने आई है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB ने अपने समर्थकों के लिए खास तोहफा दिया है। अब विराट कोहली की टीम के मैच देखने जाने वाले दर्शक मेट्रो में फ्री सफर कर सकेंगे। ये सुविधा उन फैंस को मिलेगी जिनके पास मैच का वैध टिकट होगा और वे M चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं। RCB खुद इस मेट्रो किराए का भुगतान करेगी, जिससे हजारों दर्शकों को स्टेडियम तक पहुँचने में आसानी होगी और ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। ये ऑफर खास तौर पर मैच के दिनों में लागू रहेगा, जिससे फैंस बिना अतिरिक्त खर्च के आसानी से यात्रा कर सकेंगे और मैच का पूरा आनंद उठा पाएंगे। उत्तराखंड में चुनावी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरिद्वार रैली के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मार्च को हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित कर कुमाऊं क्षेत्र से चुनावी हुंकार भरेंगे। भाजपा मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए अभी से रणनीति बनाने में जुटी है और राज्य में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान पार्टी पूर्व सैनिकों और स्थानीय मतदाताओं को साधने पर विशेष फोकस कर रही है, ताकि चुनाव से पहले मजबूत माहौल तैयार किया जा सके और संगठन को जमीनी स्तर पर और सक्रिय बनाया जा सके। आदमपुर के श्री गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक अनोखी पहल शुरू की जा रही है। यहाँ एक मुफ्त लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जहाँ यात्री अपनी उड़ान का इंतजार करते समय किताबें पढ़ सकेंगे। खास बात यह है कि यात्री इन किताबों को अपने साथ ले भी जा सकते हैं और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और यात्रा के समय को उपयोगी बनाना है। एयरपोर्ट पर इस तरह की सुविधा मिलने से यात्रियों को एक नया और सकारात्मक अनुभव मिलेगा, जो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी अवसर देगा।
पंजाब में धार्मिक और यातायात सुविधा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सिखों के 5वें तख्त श्री दमदमा साहिब को जल्द ही रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय राज्य रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बठिंडा में इस परियोजना की घोषणा की है। करीब 1330 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट अगले 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए तख्त साहिब तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। ये पहल न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी।